अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। समवायांग सूत्र में देवों के आयुष्य का वर्णन किया गया है। प्रत्येक समवाय के अंत में एक निरूपण आता है। वहां बतलाया गया कि जितनी लंबी आयु उतने दिनों से श्वास। कोई 15 दिन से श्वास लेता है, कोई 10 दिन से श्वास लेता है, कोई 5 दिन से श्वास लेता है। तो जितनी श्वास की अवधि लंबी उतनी आयु लंबी। इसका तात्पर्य हुआ कि दीर्घायु का संबंध हमारे श्वास के साथ है, आयुष्य का संबंध हमारे श्वास के साथ है। श्वास छोटा असंतुलित, आयु कम हो जाए, श्वास लंबा, आयु दीर्घ हो जाए। बहुत गहरा संबंध है श्वास के साथ। यद्यपि आयुष्य का संबंध आयुष्य कर्म के पुद्गलों के साथ है, पर उन्हें भुगतने की सारी क्रिया वह श्वास के माध्यम से होती है कि उन पुद्गलों का भोग कितने समय में करना, उस कालावधि का निर्धारण श्वास के द्वारा होता है। जब श्वास का और आयुष्य का संबंध है, बहुत स्पष्ट होता है कि श्वास का और स्वास्थ्य का संबंध है। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं, आयु कभी लंबी नहीं हो सकती, गड़बड़ाती रहती है। श्वास अच्छा है तो आयु भी ठीक रहती है। तो स्वास्थ्य का और आयुष्य का संबंध, स्वास्थ्य का और श्वास का संबंध, श्वास का और स्वास्थ्य का संबंध, श्वास का और भाव का संबंध, एक पूरी श्रृंखला बनती है। इसलिए हम स्वास्थ्य पर विचार करें तो श्वास को छोड़कर स्वास्थ्य पर विचार नहीं किया जा सकता। अनेक दृष्टियों से स्वास्थ्य पर विचार किया गया कि आदमी अरोग कब रहता है, आहार संतुलित होता है, विहार संतुलित होता है, जीवनचर्या संतुलित होती है, नींद संतुलित होती है, आदमी स्वस्थ रहता है। इन दृष्टियों से विचार किया गया, किंतु सबसे प्रधान जो तत्व था उससे उपेक्षित कर दिया गया कि श्वास संतुलित नहीं है, सारी बातें गड़बड़ा जाए। क्योंकि श्वास हमारे शरीर में रंगों का संतुलन पैदा करता है, और रंगों की स्थिति ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य कभी अच्छा रह नहीं सकता। इस पर रंग विज्ञान में बहुत विचार किया गया। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का संबंध स्वास्थ्य के साथ बहुत है, हमारे नाड़ी तंत्र का संबंध स्वास्थ्य के साथ बहुत है। किंतु अंतःस्रावी ग्रंथियों का संतुलित स्राव कब होता है कि जब रंगों का संतुलन। यदि रंगों का संतुलन गड़बड़ा गया, अंतःस्रावी ग्रंथियां स्वस्थ नहीं रह सकती और अपना ठीक काम नहीं कर सकती। नाड़ी तंत्र का श्वास के साथ संबंध है। यदि श्वास गड़बड़ा गया, नाड़ी तंत्र भी ठीक नहीं रह सकता। आपको पता है कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत मस्तिष्क को होती है, रक्त की और ऑक्सीजन की जरूरत। 20% रक्त मस्तिष्क को चाहिए केवल, और बहुत सारे अवयव है, पर सबसे ज्यादा रक्त की जरूरत है मस्तिष्क को। तो सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की मस्तिष्क को। मस्तिष्क को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? श्वास। ऑक्सीजन का वाहक श्वास है, तो ऑक्सीजन को ले जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वितरण होता है। सबसे ज्यादा जरूरत है मस्तिष्क को। श्वास उचित मात्रा में पहुंचा देता है। श्वास का एक प्रयोग है लयबद्ध दीर्घ श्वास। लयबद्ध दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास
चाहे कहो मंद श्वास, एक ही बात है। जैन आचार्यों ने कायोत्सर्ग की प्रक्रिया में स्थान स्थान पर यह बतलाया कि मंदम उत्श्वसेत निश्वसेत मंदमेव, श्वास मंद ले और निश्वास भी मंद करे, यानी उत्तेजनापूर्ण श्वास न हो। श्वास की गति मंद, मंद गति का मतलब हो गया दीर्घ श्वास। हमारा श्वास लंबा हो, श्वास की जो गणना छोटी न हो, श्वास की जो गति है वह छोटी न हो, लंबी हो, दीर्घ हो, मंद हो। कायोत्सर्ग बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है साधना की, किंतु उसका मूल माध्यम है श्वास की मंदता। यदि श्वास मंद नहीं है तो कायोत्सर्ग सधेगा नहीं। श्वास मंद है, कायोत्सर्ग अपने आप सज जाएगा। कायोत्सर्ग में श्वास मंद होता है और मंद श्वास में कायोत्सर्ग होता है। दोनों का परस्पर संबंध है। श्वास बहुत तेज चलता रहे और कायोत्सर्ग करे, कभी कायोत्सर्ग नहीं होगा, शिथिलता नहीं आएगी, शरीर शिथिल नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कायोत्सर्ग करते हैं पर कायोत्सर्ग होता नहीं है। इस पर ध्यान दिया जाए कि आपकी श्वास की गति कैसी है। कायोत्सर्ग का पैरामीटर बन सकता है श्वास। यदि श्वास सम्यक है, कायोत्सर्ग सम्यक हो जाएगा, शिथिलता अच्छी बन जाएगी। और यदि श्वास सम्यक नहीं है, कायोत्सर्ग अच्छा नहीं होगा। तो हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति का सबसे बड़ा साधन है श्वास, और वह भी लंबा श्वास, दीर्घ श्वास या मंद श्वास। मस्तिष्क और शरीर को आराम देने का कोई साधन है, सबसे बड़ा साधन वह है हमारा श्वास। कितना ही सामक औषधि का प्रयोग करे, ट्रैंक्विलाइजर्स का प्रयोग करता जाए और श्वास की गति ठीक नहीं है तो वे सामक औषधियां बढ़ती चली जाएगी। एक गोली ली, 2 की जरूरत होगी, 4 की होगी। और ऐसे व्यक्तियों को देखा और सुना है कि दिन में सामक औषधियां 10-20 गोलियां, सुना यहां तक है 40-50 गोलियां तक ले लेते थे। कारण कि वह श्वास पर ध्यान नहीं दिया, केवल सामक औषधि पर ध्यान दिया। यदि श्वास हमारा संतुलित है तो शरीर और मस्तिष्क को सबसे ज्यादा आराम देने वाला तत्व है संतुलित श्वास। थकान आ गई, मस्तिष्क की परेशानी है, श्वास का सम्यक प्रयोग करें, आराम मिलेगा, मस्तिष्क को मिलेगा, विश्राम मिलेगा। मुझे याद है हम बहुत छोटे थे, पूज्य गुरुदेव प्रवचन करते थे। प्रवचन में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता, माइक था नहीं, शक्ति बहुत लगानी पड़ती और 5000 10,000 लोगों को सुना देते, इतनी शक्ति थी। तो शक्ति का अतिरिक्त प्रयोग होता था, थकान आती स्वाभाविक है। तो फिर प्रवचन के बाद भीतर किसी कमरे में जाकर और लंबे श्वास का प्रयोग करते। हम उन दिनों में जानते नहीं थे उनसे क्या करते, पूछा भी तब पता चला कि दीर्घ श्वास का प्रयोग करते। कारण कि जो 1 घंटा 1.5 घंटा की थकान थी, 5-10 मिनट के प्रयोग से एकदम संतुलन हो जाता, थकान मिट जाती, मस्तिष्क को भी आराम मिलता, शरीर की थकान भी मिट जाती। यह एक प्रयोग है शरीर को आराम देने का और मस्तिष्क को बिल्कुल विश्राम देने का। मस्तिष्क असंतुलित हो गया, कोई घटना घटित हुई, विचारों में उथल पुथल आ गई, आवेश तेज आया और मस्तिष्क एकदम गड़बड़ाया हुआ है। 10 मिनट मंद श्वास का प्रयोग करें, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कोई तीव्रतम सामक औषधि आपने खा ली, बिल्कुल आराम मिल जाएगा।